बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। ये बेसिकली एक ही लेक्चर पे है, कवर करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को और बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के हवाले से। सबसे पहले एथिक्स की बात कर लेते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में एथिक्स की क्या वैल्यू है। एथिक्स बेसिकली वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उसूल होते हैं जो कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं। और रिसर्च एथिक्स का मतलब ये है कि वो स्टेप्स या वो चीज़ें, वो उसूल जो हमें अपनाने होते हैं, जो हमारे रिसर्च को लीगली और सोशली उसको एक्सेप्टेबल करार दें। तो बेसिकली वो नॉर्म्स जिसको हम कंडक्ट के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं और वो हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में आता है, उसको हम एथिक्स कहते हैं इन जनरल। चूँकि रिसर्च जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारे पास न्यू नॉलेज आती है और हम फिर उस न्यू नॉलेज को शेयर करते हैं। तो न्यू नॉलेज का आना और फिर उसको शेयर करना, तो उसके लिए मॉरल ग्राउंड्स चाहिए होते हैं। आप किसी भी गैर अखलाकी बात को पब्लिकली या जनरली शेयर नहीं कर सकते। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में आप सोशल मीडिया सभी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी भी कुछ गाइडलाइन है, एथिकल गाइडलाइन। तो इसी तरह रिसर्च में भी गाइडलाइंस हैं कि आप नॉलेज को जब शेयर करेंगे तो वो एथिकली साउंड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और वो रिसर्च एक्सेप्टेबल होगा। चूँकि रिसर्च एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, इसीलिए एथिक्स जो है ना इसका एक बेसिक पार्ट है। हर स्टेज पे इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, और कोई भी रिसर्चर हो उसको अपने रिसर्च में एथिकल इश्यूज़ और इससे रिलेटेड जो उसके सॉल्यूशंस हैं उसका ख्याल रखना होता है ताकि वो अपनी रिसर्च को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो इसको पढ़ लेते हैं कि एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल which the researcher has to follow while conducting nursing research to ensure the right and welfare of individuals, group और community under study। कि जो जिन लोगों को भी हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो ग्रुप्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी है। सर स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि इन सब को हम प्रोटेक्ट कर सके जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, और ये रिसर्चर के लिए लाजमी होता है। कोई भी रिसर्च बग़ैर मकसद की नहीं होती, और इस रिसर्च के मकसद के साथ साथ ये हमें मेक श्योर करना होता है कि वो उसमें इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटीज़ या जिनको भी हम स्टडी कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा उनको भी हो और सोसाइटी को भी हो इन जनरल। ठीक है, तो ये रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन थी। जहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट करनी है। हेल्थ केयर में एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए जो कि ज़्यादा टाइम पेशेंट्स के साथ गुजारते हैं, और हमारे करिकुलम में भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटीग्रेट की गई है हर सब्जेक्ट के अंदर कि पेशेंट को कैसे हमने इथिकली एग्जामिन करना है, इथिकली हमने उनको काउंसल करना है, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, या बाकी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं हेल्थ केयर के अंदर। इसी तरीके से हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास बहुत सारे डायलेमास आते हैं, मतलब वो ऐसे सिचुएशन जिन पे हमें समझ नहीं आती कि अब क्या फ़ैसला करना चाहिए। मतलब एक बच्चा है, वो आपके पास बग़ैर उसके पेरेंट्स के वो उनको लेकर आ गए हॉस्पिटल में और उनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है, तो वो उस बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत है जिसमें इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। तो अगर वो उस टाइम पे उनके पेरेंट्स ना हो के कंसर्न दे सके तो उस सूरत हाल में कौन फ़ैसला लेगा। तो ये डिसीजंस जो होते हैं ना बेसिकली उसके लिए फिर कमेटीज़ बनी होती है और वो उन डिसीजंस को लेते हैं और उसकी पूरी गाइडलाइंस होती हैं। ये हेल्थ केयर में एथिक्स को बहुत इम्पोर्टेंस इसीलिए मिलती है क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स जो ह्यूमंस हैं उनके साथ डील कर रहे होते हैं, और इसमें प्राइवेसी, इंटेग्रिटी और इनकी इज़्ज़त नफ्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है।
इसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी हम एथिक्स इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हम वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं या बाकी स्टडी पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं उनको रिसर्च के हार्मफुल इफ़ेक्ट से या वो एक्सपेरिमेंट्स जिनसे उनको कोई इशू हो उनसे बचा सके। वल्नरेबल ग्रुप्स हम स्टडी भी करेंगे, इनमें वो लोग आते हैं जो कि किसी भी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे डिसीजन से। मिसाल के तौर पे जहनी माजूर मरीज़ जो है, या वो लोग जो कि हमारी स्टडी में है जहनी मरीज़ है, या फिर जेलों में बंद कैदी हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या फिर जेंडर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ जो लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसजेंडर आपके हॉस्पिटल में आया और उसको एडमिशन की ज़रूरत हुई और ट्रांसजेंडर के लिए कोई स्पेसिफिक जगह है नहीं, तो आप ये कन्फ्यूज़ हो कि उसको फ़ीमेल वार्ड में रखना है या मेल वार्ड में रखना है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनमें हमने एथिक्स को इम्पोर्टेंस देनी है, और ये वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे डिसीजन से मुतासिर हो रहे होते हैं। तो रिसर्च के अंदर एथिक्स को फॉलो करने से हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है और वो सेफ फील करते हैं। इसी तरीके से इन रिसर्च एथिक्स की गाइडलाइन को ही एवेलुएट करके उसके ज़रिए रिसर्च को हम देखते हैं कि रिसर्च के हमारे पास बेनिफिट्स कितने हैं और रिस्क कितना है। तो रिस्क और बेनिफिट का रेशो हम इसमें से देखते हैं। हम कोई भी वो रिसर्च नहीं करते जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और बेनिफिट कम हो, तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से एथिक्स ही हमें इंश्योर करती है कि हम रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइवेसी और इसी तरीके से पेशेंट या पार्टिसिपेंट के कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसर्च के पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो उसको हम मेक श्योर करें कि कैसे प्रोटेक्ट करना है और सारे लोगों को फेयर ट्रीटमेंट मिले। एक डॉक्टर है, उसके क्लिनिक में एक रिसर्च भी हो रही है तो उसके लिए पेशेंट को एनरोल कर रहा है, तो वो कभी भी पेशेंट को ये नहीं कह सकता कि अगर आप इस रिसर्च में हिस्सा नहीं लेंगे तो मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगी, जस्टिस नहीं होगा। इसी तरीके से रिसर्च इंश्योर करती है, पार्टिसिपेंट को कैपेबल बनाती है कि वो अथॉरिटी उनके पास हो कि वो स्टडी में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर हिस्सा ले लिया तो किसी टाइम पे अगर उनको लगता है कि अब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रही है या मैं इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो उसको डिनाई भी कर सकता है और उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है ड्यूरिंग और बिफोर द रिसर्च। कुछ एथिकल प्रिंसिपल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन 4 ब्रॉडर प्रिंसिपल है जिसके अंडर हमारे रिसर्च के एथिकल कंडक्ट के सारे गाइडलाइंस आते हैं। एक बेनिफिसेंस है, दूसरा रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है और तीसरा जस्टिस है, और इसी तरीके से नॉन मेलेफिसेंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। बेनिफिसेंस क्या है? बेनिफिसेंस का मतलब है फ़ायदा देना, वो फ़ायदा देना जिसमें नुकसान का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, मतलब सिर्फ फ़ायदा देना। ये बेनिफिसेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये रिसर्चर पे लाजमी करार दे देता है कि वो रिसर्च के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करें और उसके अंदर जो हार्म है या जो थ्रेट्स हैं उसको मिनिमाइज़ करें, कम करें। क्योंकि जो भी ह्यूमन रिसर्च होती है उसका मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट हो या उन सिचुएशंस को कि जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोविड की वैक्सीन थी, तो ये वैक्सीन जब तक टेस्ट हो रही थी तो ह्यूमंस पे भी टेस्ट हो रही थी, तो उसमें मेक श्योर किया कि ये वैक्सीन किसी को नुकसान ना दे, और जिनको वैक्सीन लगे जो ख़ुद को वॉलंटियरली पेश करे कि वो वैक्सीन लगवाएं, तो वो वैक्सीन उनको इस तरह फ़ायदा दे कि वो कोविड से सेफ़ हो जाए। इसी तरीके से इसमें चाहे फ़िज़िकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, हर तरह से डिस्कम्फर्ट से प्रोटेक्टेड हो, वो उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब ये ना हो कि आप रिसर्च की कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं या कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिसमें नमाज का टाइम आ जाए और पार्टिसिपेंट कहें कि मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, आपने कहा कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आप रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं। तो कोई भी मतलब ये एक रिलीजियस डिस्कम्फर्ट है उस पार्टिसिपेंट के लिए। इसी तरीके से सोशल, साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल सारे इसमें आते हैं। मतलब एक नीडल नया निकला है, उसको टेस्ट करना है, तो वो पेन डेफिनेटली करेगा नीडल इंसर्शन, तो उस नीडल की पेन को हमने किस तरीके से कम करना है, उसके डिस्कम्फर्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये भी बेनिफिसेंस के कॉन्सेप्ट में आता है।
इसी तरीके से बेनिफिशेंस में ये भी है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे रिसर्च के हैं जो अपना डेटा हमें देते हैं, तो वो मेक श्योर करें कि उनको ये चीज़ मेक श्योर हो कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना रिसर्च के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पे ड्रग अब्यूज़र्स हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो इन इन्फॉर्मेशन को मेक श्योर करें कि सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल अथॉरिटीज़ को दें और उनसे उन लोगों को रिपोर्ट करें कि ये भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं। या फिर इसी तरीके से जो हमारे सोशल इश्यूज़ में इस पे रिसर्च भी काफ़ी हो रही है, जो प्रोस्टिट्यूशन है उनके अंदर जब ये काम मतलब सोसाइटी में हो रहा होता है तो इसमें रिस्क होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। तो अगर इस तरह के लोग क्लिनिक आते हैं और वो अपनी डिजीज़ की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि किस वजह से हुआ है, आया ड्रग की वजह से हुआ है, सिरिंजेस की यूज़ की वजह से हुआ है, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से हुआ है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप इनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करें और ये हो कि ये इनको ये डिज़ीज़ इस वजह से हुई है तो बाकी लोगों को भी पता चले। तो मेक श्योर होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है ना सिर्फ जिस पर्पस के लिए कंसेंट लिया गया है उसी के लिए यूज़ हो। और ये भी याद रखें कि रिसर्च सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली क्वालिफाइड एक्सपर्ट कर सकता है, जिसमें जो मेक श्योर कर सकता है कि वो अपने पार्टिसिपेंट को किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करें, इसी तरीके से एक्सप्लॉयट होने से बचाएं, मतलब मिसयूज़ होने से बचाएं, और इसी तरीके से उनको रिसर्च से कोई बेनिफिट मिले, और वो मेक श्योर करें कि रिस्क बेनिफिट रेशो जो है ना वो कैलकुलेटेड है। और अगर उस रिसर्चर को लगता है कि कोई रिस्क पार्टिसिपेंट को हो सकता है तो वो उसी वक्त इमीडिएटली उस स्टडी को रोक लें या फिर उसको रीडिज़ाइन कर लें। दूसरा जो कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन डिग्निटी, इज़्ज़त नफ्स, जिसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी आता है एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर भी आता है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये है कि पार्टिसिपेंट को जो है ना पूरा इख्तियार है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे या ना करे, ठीक है, तो वो डिसीजन अपने लिए ख़ुद लेगा कंसेंट के टाइम पे। एंड फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट को, रिसर्चर की ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टिसिपेंट को पूरी आगाही दे कि ये रिसर्च किस पर्पज़ के लिए हो रही है, इसमें रिस्क कितने हैं, बेनिफिट कितने हैं, उनको क्या कंपनसेशन मिलेगी, अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया तो उनके लिए क्या इंश्योरेंस है या क्या ऐसी गाइडलाइन इस्टेब्लिश हैं कि जिनको उनको कंपनसेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्रीवियंस पे रिसर्च कर रहा है और वो लोग जो कि जिनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने सुसाइड किया हो या सुसाइड अटेम्प्ट किया हो और आप उन लोगों से डेटा लेना चाहते हो और उनको अचानक अपने जो डिसीज़्ड होते हैं, जो फौत शुदा उनके फैमिली मेम्बर होते हैं इस इवेंट से, उनको साइकोलॉजिकली कोई ट्रामा पहुंचे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उनको साइकोलॉजिकल हेल्प मिले और उनको ये बताना भी है एट द टाइम ऑफ कंसेंट कि हम आपके लिए इस तरह की सर्विसेज हमने अरेंज की है। तो ये जो प्रिंसिपल है ह्यूमन डिग्निटी का, ये एम्फेसाइज करता है किस चीज़ पे, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, जहाँ पार्टिसिपेंट के पास रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का राइट होता है। इसी तरीके से वॉलंटियर्स को पूरी इंफॉर्मेशन स्टडी के बारे में हमने प्रोवाइड करनी होती है, और पार्टिसिपेंट्स जो है ना अगर कोई क्वेश्चन करें तो रिसर्चर पे लाजमी है कि वो उसकी पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन करें, उसके जवाबात दें। इसी तरीके से पार्टिसिपेंट के पास ये राइट हो कि वो अगर उसको किसी भी स्टेज पे लगे कि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है या उसको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए तो वो रिसर्चर को इन्फॉर्म करें और स्टडी से निकले, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा और ना शेयर किया जाएगा। और इसी तरीके से एक फुली इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन होना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट का आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं, कोई प्रोसीजर के लिए, तो हॉस्पिटल में भी एक इजाज़तनामा, इकरारनामा जिसको कहते हैं, वो आप साइन करते हैं। तो इसी तरीके से रिसर्च में भी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है जिसका मकसद होता है कि कोई भी किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट जो है ना उससे प्रोटेक्शन हो, और ये बच्चों के लिए और जो हमारे पास वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बाकी पार्टिसिपेंट के अलावा भी। तो जो कंसेंट में मेन
पॉइंट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कंसेंट का हिस्सा होते हैं। नंबर 1, पर्पस ऑफ द रिसर्च स्टडी, आपने अपने पर्पस को फुली एक्सप्लेन करना है अपने कंसेंट में। दूसरा, प्रोसीजरल प्रोसेस या वो इंटरवेंशन जो कि उस स्टडी में इन्वॉल्व हो, आपने करना क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं डेटा कलेक्शन के लिए। क्या आपने कोई मेडिसिन टेस्ट करनी है, उन मरीज़ों को देनी है, क्या आपने कोई एक्सरसाइज करनी है और उसकी एफिकेसी देखनी है, क्या आपने सिंपल वो जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, एक फॉर्म फिल करना है उनसे, या क्या ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिससे आप डेटा कलेक्ट करें। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड टाइम और नेचर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, के पार्टिसिपेंट कितने अरसे के लिए और किस तरीके से इस रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, किस तरह का डेटा लिया जाएगा पार्टिसिपेंट से, उन पार्टिसिपेंट को अगर इन केस कोई इशू होता है तो उसमें किस तरह का सपोर्ट रिसर्चर और उसकी टीम की तरफ से अवेलेबल होगा, और अगर कोई पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट या रिस्क है भी किसी स्टडी में तो किस तरीके से उसको कंट्रोल किया गया है या कंट्रोल किया जाएगा, ये भी उसमें बताया जाता है। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो इस रिसर्च स्टडी से होंगे सोसाइटी को या उन पार्टिसिपेंट को, तो वो भी बता सकते हैं। और बहुत सारे एथिकल डिलेमास जो कि हमारे पास आ रहे होते हैं, रिसर्च फाइंडिंग है, तो वो उन पे अगर कोई सवालात उठते हैं तो उनका जवाब जो है ना वो भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। या फिर पार्टिसिपेंट को ये भी कहा जाता है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम द रिसर्चर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी फॉर क्लेरिफिकेशन। तो मिसाल के तौर पे अ स्टडी ऑन नर्सेस टाइम यूटिलाइजेशन इन प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड, ये एक स्टडी हुई कि जिसमें देखा गया कि नर्सेज जो है ना वो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोडक्टिव होती है और क्या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है उनके काम के दौरान। तो बिहेवियर ऑफ द नर्सेज विद पेशेंट्स एंड देयर फैमिली इन सर्जिकल वार्ड्स, या ये दूसरी एग्जांपल है कि भाई इस पे हम स्टडी करेंगे सर्जिकल वार्ड में नर्सेज का पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर के साथ कैसा बिहेवियर है। या तीसरी एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ द नर्सेज इन मेडिकल वार्ड। ठीक है, सच एथिकल डिलेमास मस्ट बी डील केयरफुली। कोई भी डिलेमास आते हैं तो उनको हमने बहुत केयरफुली उसको डील करना होता है, और कंसेंट के हिसाब से हमने उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उनसे परमिशन लेना है। और इसी तरीके से जो बोर्ड्स होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, या रिसर्च के लिए जो अप्रूवल देते हैं, तो वो सारी जो है ना हमने मेक श्योर करनी है कि वो उनसे अप्रूवल ली गई हो। However, strictly speaking, the ethical principle never permit this। मतलब हम ने कोई भी ऐसा ये आप अगर आप पैराग्राफ पढ़ लें तो इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि हमने विदाउट परमिशन जो है ना किसी को इन्वॉल्व करना है, या प्राइवेसी अगर हम ब्रीच करते हैं तो ये एथिकली रॉन्ग है, और इसकी वजह से हमें लीगली या प्रोफेशनली बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। So this principle concerns justice which include participant right to fair treatment and their right to privacy। जस्टिस बहुत एक सादा लफ्ज़ है जिसका हम तर्जुमा इंसाफ की शक्ल में करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से हमने हर एक को फेयर ट्रीटमेंट करनी है, चाहे वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेंट हो या ना हो। और दूसरी बात यह है कि राइट टू प्राइवेसी हो, कि हम हर पार्टिसिपेंट की डेटा को प्राइवेट रखें, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हमारे रिसर्च में अगर मिसाल के तौर पे हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तो उनको हम बेनिफिट्स वाले ग्रुप में डालें, और अगर कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है तो उनको हम रिस्क वाले ग्रुप में डालें, ये अनइथिकल है। इसी तरीके से कोई भी पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन हो तो उसमें भी हमने फेयर ट्रीटमेंट करनी है। जो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट वाले ग्रुप में हम अपने रिश्तेदारों को डालें और रिस्क वाले ग्रुप में हम अपने जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते उनको डालें। तो ये बेसिकली पार्टिसिपेंट सिलेक्शन के टाइम पे जब हम सैम्पल साइज़ पढ़ेंगे या सैम्पल के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि बेसिकली उसमें रेंडमाइजेशन जो होती है और सैम्पल बायस हम कैसे अवॉइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। इसी तरीके से एनोनिमिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पार्टिसिपेंट को आपने एक सूडो नेम देना है, वो नाम देना है कि जिससे उनकी पहचान ना हो सके। मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास अली नाम का कोई पेशेंट है जिसका मैं डेटा ले रहा हूँ, तो उसको मैं
मिस्टर एक्स या मिस्टर 3 कह के जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करूं। मेरे पास एक कोड होगा अली के लिए जो 3 के नाम से होगा, तो वो रिसर्चर को पता होगा लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं होगा कि ये 3 कौन है। तो इसको एनोनिमिटी कहते हैं कि पार्टिसिपेंट को पहचाना ना जा सके। इसी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखें। अब आप कहते हैं कि सर इन्फॉर्मेशन हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो हम रिज़ल्ट्स कैसे शेयर करेंगे? तो रिज़ल्ट्स कलेक्टिव डेटा से आती है। डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल डेटा को कंबाइन करके उसमें से रिज़ल्ट्स निकालते हैं तो एक कलेक्टिव आंसर होता है हमारे पास। तो उसमें इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन या उनकी स्पेसिफ़िक अल्फाज हमें पता नहीं चलते। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। रिसर्च पर्पस के अलावा हम इन इंफॉर्मेशन को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं जैसे नाम, एड्रेस वगैरह, तो इनको हम जो है रिसर्च के पूरा होने के बाद या डेटा कलेक्शन के बाद सूडो नेम दे देते हैं, उसको छुपा लेते हैं, लॉक एंड की में रखते हैं, सेव कर देते हैं और रिसर्च के कंक्लूड होने के बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं प्रॉपरली। अनएथिकल रिसर्चेस कौन कौन सी है और रिसर्च एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, वो रिसर्च जो कि मेडिकल एथिक्स को या हेल्थ केयर एथिक्स को वायलेट करे उसको अनएथिकल रिसर्च कहते हैं। इसमें वो वाली प्रैक्टिस आती है कि जिसमें पेशेंट के राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इसी तरीके से जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुतासर हो, तो वो अनएथिकल रिसर्च है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब वर्ल्ड वार 2 या वर्ल्ड वार 1 में और फिर वर्ल्ड वार 2 में और इसी तरीके से ये हिटलर के ज़माने में, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे कि जिसमें वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर रिसर्चेस हुई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनकी अमवात हुई और डेथ हुई और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचा। तो उसके बाद जो है ना वो साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ कोड्स बनाए, जिसमें हमारे पास नूरम्बर्ग कोड है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिन्होंने मतलब इसमें गाइडलाइंस हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे कि वो मेक श्योर करती है कि रिसर्चेस जो है ना वो प्रॉपरली हो। जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदियों पे या फिर वो कैदी जो कि कैद में थे, जेल में थे, उनको ज़बरदस्ती इंजेक्ट किया गया, उन पे डिफरेंट टेस्ट किए गए और उन टेस्ट की वजह से जो है ना वो हार्म हुए। तो इसी तरीके से टस्कीजी सिफिलिस स्टडी है जिसमें सिफिलिस बीमारी पे स्टडी की गई, या फिर इसी तरीके से इंडिजिनस पॉपुलेशन जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थी तो उस पे कुछ रिसर्चेस की गई। तो एक और प्रोजेक्ट है एप के अल्ट्रा के नाम से। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जिसकी वजह से फिर जो है ना वो कोड्स आए। नरम्बर्ग कोड बेसिकली नाजी एक्सपेरिमेंट जो हिटलर के ज़माने में जो हुआ था उसके बाद नरम्बर्ग कोड डेवलप हुआ। इसी तरीके से वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी बनाई कि जिसमें जो है ना ये पॉइंट्स मेजर आइडेंटिफाई किए कि एथिकल रिसर्च कैसे होनी चाहिए और उसके क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो अगर किसी को इन हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में पढ़ना है तो वो नेट पे सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये कुछ हमारे पास बेसिकली गाइडलाइंस हैं जो हमें एथिक्स की गाइडलाइंस हैं जो रिसर्च के हवाले से हमें गाइड करती है। इसमें 1949 का नरम्बर्ग कोड है, 1964 का डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, इसी तरीके से 1973 का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर के रेगुलेशंस हैं जो कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे वेस्ट के ही हैं। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च 1978 का है। अब नरम्बर्ग कोड के 10 पॉइंट्स हैं। सो नरम्बर्ग कोड के 10 पॉइंट्स हैं और ये 10 पॉइंट्स हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि कोई भी ह्यूमन अगर रिसर्च का पार्ट बनता है तो उससे वॉलंटरी कंसेंट साइन करना ज़रूरी है और उसको कंसेंट के सारे पॉइंट्स बताने चाहिए और उसको समझने के बाद वो साइन करेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वो इस तरीके से होगा कि उसके रिज़ल्ट्स फ्रूटफुल हों सोसाइटी के लिए भी और उनके पार्टिसिपेंट के लिए भी। इसी तरीके से
जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएं कि उसमें कोई हार्म ना हो, और इसी तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स जो है जो एनिमल पे हुए होते हैं वो जस्टिफाई करें कि ये सेफ़ है और उस पे ह्यूमन पे किए जा सकते हैं और ये इसका कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होगा या रिसर्च होगी तो वो मेक श्योर उसमें करना पड़ेगा कि कोई भी अननेसेसरी फिज़िकल या मेंटल सफरिंग या इंजरी उसमें ना हो, और कोई भी रिसर्च स्टडी नहीं होगी अगर उसमें डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी के चांसेस होते हैं, वो स्टडी जो है ना अनएथिकल काउंट होगी। पॉइंट नंबर 6, द डिग्री ऑफ रिस्क to be taken should never exceed the determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiments। के रिस्क जो है ना कभी भी बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो वो स्टडी कंडक्ट नहीं होगी। प्रॉपर प्रिपरेशन पहले से बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई भी जो है वो अनफेवरेबल इवेंट्स अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेक्टेड हैं तो उसको अवॉइड किया जा सके। एक्सपेरिमेंट हमेशा क्वालिफाइड पर्सन ही करेंगे और उनके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए उन एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके दौरान अगर कोई पार्टिसिपेंट ये कहे कि भाई मैंने नहीं पार्टिसिपेट करना, मज़ीद इसमें मैं ख़ुद को अलग करना चाहता हूँ, तो उसके पास ये राइट है कि वो सेफली, सिक्योरली और बग़ैर किसी हर्डल के वहाँ से उस रिसर्च स्टडी को क्विट कर सके। अगर रिसर्च एक्सपेरिमेंट के दरमियान कोई नाखुशगवार वाक़या होता है या पेश आने का चांस होता है तो रिसर्चर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ़ौरन उसको टर्मिनेट करें, स्टॉप करें उस रिसर्च को, ताकि लार्जर बेनिफिट मिल सके पार्टिसिपेंट को और सोसाइटी को। इसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ये भी एथिकल प्रिंसिपल की गाइडलाइन है मेडिकल रिसर्च के लिए और दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो इसके जो मेन गाइडलाइन है इसमें एक तो हमारे पास हिपोक्रेटिक ओथ भी आता है, जो जितने भी हमारे पास डॉक्टर हैं जो वो हम जब देखते हैं तो वो जब ग्रेजुएट होते हैं तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। इसी तरीके से नर्सेज जब ग्रेजुएट होती है तो वो नाइटिंगेल के ओथ के हिसाब से जो है ना वो ग्रेजुएट होती है। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी इन सिंपल वर्ड हमें क्या कहता है, वही नूरेम्बर्ग कोड वाली बातें हैं, इसमें भी है, अल्फाज दूसरे हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड कोई भी फिजिशियन या कोई भी रिसर्चर अगर वो मेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है तो वो लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेगा, इसका आउटमोस्ट केयर करेगा और किसी भी तरीके से इसको नुकसान पहुंचने से बचाएगा पार्टिसिपेंट के। ये मेजर पॉइंट है इसका। इसी तरीके से नेशनल कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, उनके एथिकल प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्संस आता है। इसका मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि पार्टिसिपेंट विड्रॉ कर सकते हैं या पार्ट ले सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पे नहीं होगी, नो कोवर्जन। कोवर्जन फोर्सफुल इन्फ्लुएंस को कहते हैं, तो किसी भी पार्टिसिपेंट पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। इसी तरीके से रिसर्चर फुली रिसर्च के बारे में डिस्क्लोजर करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। डिसेप्शन मीन धोखाधड़ी या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कंसेंट हमेशा पार्टिसिपेंट से वॉलंटियरली लिया जाएगा और वो लोग जो डिमिनिश ऑटोनॉमी के साथ है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी तरीके से सेम वही बात प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस के हिसाब से उन्होंने नेशनल कमीशन कहता है कि पार्टिसिपेंट को हार्म से फ्रीडम होना चाहिए, इसी तरीके से किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, रिस्क और बेनिफिट रेशो प्रॉपरली मेजर होना चाहिए और बेनिफिट्स जो है हमेशा रिस्क से ज़्यादा होंगे तभी वो रिसर्च स्टडी होगी, वरना नहीं होगी। जस्टिस में वो फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू प्राइवेसी, एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी बात की। ह्यूमन राइट्स क्या है जो डिटरमाइन करती है कि रिसर्च एथिक्स में ये सारे पॉइंट्स क्यों ज़रूरी है। देखिए ह्यूमन राइट है, हर इंसान को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट
अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार है, और वो फ़ैसला लाजमी होना चाहिए कि उसमें कोवर्जन ना हो, किसी पे फोर्स ना हो कि वो स्टडी का हिस्सा बने या ना बने। दूसरा, कोवर्ट डेटा कलेक्शन हो, मतलब सब्जेक्ट्स आर अनअवेयर द स्टडी इज़ टेकिंग प्लेस, ऐसा गलत है। आप मरीज़ को पता भी नहीं हो और आप जो है उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये गलत है। इसको कोवर्ट डेटा कलेक्शन कहते हैं कि पार्टिसिपेंट को पता नहीं हो और आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे होते। इसी तरीके से डिसेप्शन यानी मिस इन्फॉर्मेशन जो है, आप स्टडी किसी एक चीज़ पे, डेंगू मलेरिया पे कर रहे हो और आप उनको बताएं कि हम जो है ना वो सर्जरी, आपके सर्जिकल जो इशू है इस पे रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से ह्यूमन राइट में प्राइवेसी का राइट भी आता है, एनोनिमिटी इन कॉन्फिडेंशियलिटी का, फेयर ट्रीटमेंट का, और डिस्कम्फर्ट एंड हार्म से प्रोटेक्शन का राइट भी आता है, जिस पे हमने बहुत सारी बातें की, और ये सारे उसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन है। प्राइवेसी में क्या क्या चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, देखिए पार्टिसिपेंट का नेम, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उनके आने जाने के अपॉइंटमेंट के डेट्स, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, उनके कोई सर्टिफिकेट नंबर हैं, व्हीकल के नंबर हैं, कोई डिवाइस के आइडेंटिफायर्स हैं, उनकी वेबसाइट है, आईपी एड्रेस है, फिंगरप्रिंट्स हैं, फुल फेस की फ़ोटो है, वो किसी भी सूरत ये रिसर्च में जो है ना वो आइडेंटिफाइबल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इनको सूडो कोड्स देना चाहिए और ये छुपा के रखना है, इनको एनोनिमस रखना लाजमी है। दूसरा, मरीज़ से या पार्टिसिपेंट से डेटा यूज़ का एग्रीमेंट लेना है कि जब वो आप उनसे डेटा ले रहे हों तो उनको पता हो कि ये डेटा किस लिए यूज़ होगा, तो उसके लिए उनका कंसेंट लाजमी है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास ये किन किन पे अप्लाई होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे या हेल्थ केयर प्लान्स पे जो नोट्स होते हैं, मरीज़ों की फ़ाइलें होती है, जितने भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर इसी तरीके से रिकॉर्ड रूम होते हैं, इन सारों पे प्राइवेसी का राइट्स बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है और ये हिपा प्राइवेसी रूल्स कहलाया जाता है। इसी तरीके से हमने राइट टू एनोनिमिटी इन कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी बात कर ली, फेयर ट्रीटमेंट पे भी कर ली, और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट एंड हार्म पे भी। इसको सेपरेटली स्लाइड में अलग इसलिए एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना चाहता है, मैंने तो वर्बली एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन बाद में अगर कोई स्लाइड्स को रीड करना चाहता है तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन और बुलेट फॉर्म में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियरली आइडेंटिफाई हो, तो ये आप इन स्लाइड से ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। पीपल विद डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी कौन से होते हैं, लीगली या मेंटली इनकॉम्पिटेंट सब्जेक्ट्स के, या तो वो कैद में हों, लीगली प्रिजनर्स हैं या इस तरह के, या फिर मेंटली इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जहरी या नफ्सियाती बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं। न्यू नेट्स या वो चिल्ड्रन यानी बच्चे छोटी उम्र के जो अपने लिए फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते, अभी उनमें इतनी अकल नहीं होती कि वो अपने लिए बुरा और अच्छा जो है ना वो उस हिसाब से डील कर सकें। टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब कैंसर पेशेंट्स हो गए, पिलिएटिव पेशेंट्स हो गए, तो वो अपने लिए वो तो कुछ भी आप उनको अगर इन्फॉर्मेशन देंगे वो तो कुछ भी चाहेंगे कि उनको फ़ायदा पहुँचे, तो इसमें डिसेप्शन भी उनके साथ हो सकती है, तो इसीलिए ये भी वल्नरेबल ग्रुप है। पीपल कन्फाइंड टू एन इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे तक ही महदूद किया। मिसाल के तौर पे कोई कॉलेज है जिसके स्टूडेंट है और प्रिंसिपल उनको कहें कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा, या मिसाल के तौर पे जैसे पुलिस के एक इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, तो अगर उनको उनका कोई हेड ये कहे कि फ़लाँ फ़लाँ काम करना है, नहीं तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा, तो ये वो लोग होते हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन तक कन्फाइंड होते हैं। इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन या फीटसेस, ये जो है ना वल्नरेबल पॉपुलेशन में आता है। तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है साइंटिफिक मिसकंडक्ट की, कि अब अगर इथिकली एक स्टडी नहीं होती तो फिर तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया। अब साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है, ये इनके कॉन्सेप्ट इस स्लाइड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग प्लेजरिज्म ड्यूरिंग प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग रिसर्च एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट। तो अब इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं कि फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म किसे कहते हैं। फैब्रिकेशन का मतलब ये है कि मेकिंग अप ऑफ डेटा और रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग देम। मरीज़ का आपने वाइटल साइन लिए ही नहीं है, अपनी तरफ से जो है ना आप उनको लिख रहे हैं कि भाई इसका 130 और 90 का ब्लड प्रेशर है, 78 का हार्ट रेट है और इतना इसका टेम्परेचर है। अब मरीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, उसको बीपी ऑपरेटर्स से चेक भी नहीं किया
और उसके वाइटल लिख लिए। खुद से डेटा बनाने को फैब्रिकेशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब मैनिपुलेशन in research material, equipment or process, or changing or omitting data result such that the research is not accurately represented in the research record. मिसाल के तौर पे आपकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है और मरीज़ को है फीवर 104 का, और आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे शिफ्ट के एंड टाइम पे इसको 104 फीवर है, तो मुझे शिफ्ट इंचार्ज रोक लेगी कि आपने तब तक छुट्टी नहीं करनी जब इस मरीज़ की मेडिकेशन ना आ जाए और वो आप लगा ना लो और इसका फीवर सेटल डाउन ना हो जाए। तो आप अपनी तरफ से उसका 99.8 लिख दिया कि चलो 104 नहीं लिखूंगा, मैं तो यही कहूँगा ना, या कहूँगी कि ये 99.8 था, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी। इसको कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। तो इसी तरीके से जब रिसर्च में भी हम डेटा को अपनी मर्ज़ी से बदल ले सिर्फ इसलिए कि हमें बेनिफिट हो एज ए रिसर्चर और हमारा रिजल्ट्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आए, तो उसको फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आप किसी और इंसान के आइडिया, उसके काम को, उसके रिज़ल्ट्स को या इसके अल्फाज को, उनको कोट किए बग़ैर, उनको क्रेडिट दिए बग़ैर आप अपनी रिसर्च का पार्ट बनाएं या अपनी रिसर्च में लेकर वो ये क्लेम करें कि ये आपने ख़ुद किया है ये कारनामा, तो ये प्लेजरिज्म में आता है, ये अनएथिकल है। क्योंकि आप अगर किसी और ने कोई रिसर्च की है या फाइंडिंग है उनकी रिज़ल्ट की या उनकी कोई बात है जिसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए और आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे, तो ये बेईमानी में आता है, प्लेजरिज्म में आता है। प्लेजरिज्म को बेईमानी तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉपी पेस्टिंग वाले एक कॉन्सेप्ट में आ जाता है। ये तो मैंने एक लेमैन टर्म हमारे आम लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ किया। एंड द नेक्स्ट इज़ रिसर्च मिसकंडक्ट डज नॉट इंक्लूड ऑनेस्ट एरर एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक रिसर्चर एक बात कर रहा है और दूसरा रिसर्चर दूसरी बात कर रहा है, दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिसर्चर ए एक बात कर रहा है और रिसर्चर बी उसके अपोजिट है, तो आप किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं रिसर्चर ए ठीक कर रहा है तो बी वाला जो है ना वो मिसकंडक्ट इसने किया। नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफ राय हर जगह हो सकता है, और यही हमारे नॉलेज और हमारे फील्ड्स की चाहे किसी भी तरीके से हो उनकी खूबसूरती होती है कि जब किसी चीज़ में इख्तिलाफ राय होगा तो उसमें नॉलेज बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ राय ख़त्म हो जाती है तो वो नॉलेज वहाँ रुक जाती है और हम ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरीके से कभी कोई इंस्ट्रूमेंट का इशू आ सकता है, कभी कोई और चीज़ रिसर्चर से कोई गलती हो सकती है अनजाने में, तो ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट इसको नहीं कह सकते, बल्कि ये ऑनेस्ट एरर है। रिसर्चर अपने एंड से ऑनेस्ट था लेकिन गलती हो गई, तो ये मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।